नमस्कार। आइए आज जानकारी और ज्ञान को सहेजने के एक बेहद रोमांचक सफर पर चलते हैं। इस विश्लेषण में हम देखेंगे कि मानव सभ्यता ने प्राचीन काल के हाथ से लिखे गए स्क्रोल से लेकर आज के आधुनिक डिजिटल डॉक्यूमेंट डिजाइन तक की दूरी कैसे तय की। ये सफर वाकई बहुत दिलचस्प है, तो बिना किसी देरी के सीधे विषय पर आते हैं। आज के इस विश्लेषण का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले किताबों का जन्म, फिर बुक बाइंडिंग की कला, उसके बाद औद्योगिक प्रिंटिंग क्रांतियां और कमर्शियल बाइंडिंग, और अंत में जानेंगे डिजिटल कैलेंडर डिजाइन के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं किताबों के जन्म की, यानी स्क्रोल से आगे का सफर कैसे शुरू हुआ। जरा कल्पना कीजिए, किताब का बिल्कुल आखिरी पन्ना पढ़ना हो और उसके लिए पूरा का पूरा लंबा स्क्रोल खोलना पड़ जाए। अजीब है ना? प्राचीन काल में ज्ञान को स्क्रोल में ही रखा जाता था, जिसे सिक्वेंशियल एक्सेस कहते हैं। इसके विपरीत रोमन कॉडेक्स सच में एक बड़ा गेम चेंजर था। इसमें मुड़े हुए पन्ने थे जिन पर नंबर लिखे होते थे। इससे किसी भी जानकारी को सीधे खोजना मुमकिन हो गया, जिसे रैंडम एक्सेस कहते हैं। देखा जाए तो ये आज की किताबों का सबसे पहला रूप था। कोडेक्स ने दुनिया भर में आग की तरह अपनी जगह बनाई। पहली शताब्दी में रोमन कोडेक्स के आते ही पुराने वैक्स टैबलेट की छुट्टी होने लगी। छठी शताब्दी तक आते आते पश्चिमी दुनिया में स्क्रोल का इस्तेमाल लगभग खत्म हो चुका था, और 9वीं शताब्दी के दौरान चीन में भी मुड़े हुए पन्नों वाली किताबों का शानदार उदय हुआ। अब ये तो हुई इतिहास की बात, लेकिन इन शुरुआती किताबों को असल में बनाया कैसे जाता था? आइए बुक बाइंडिंग की कला को समझते हैं। बुक बाइंडिंग की दुनिया की अपनी ही एक दिलचस्प भाषा है। जब भी कोई तैयार किताब खुलती है तो दाईं ओर के पन्ने को रेक्टो कहा जाता है, जो आमतौर पर एक विषम यानी ऑड नंबर वाला पृष्ठ होता है। वहीं बाईं ओर के पन्ने को वर्सो कहा जाता है, जो एक सम संख्या यानी इवन नंबर वाला पृष्ठ होता है। बाहर से किताब चाहे जितनी भी सुंदर हो, उसकी असली जान होती है उसके अंदर, जिसे टेक्स्ट ब्लॉक कहते हैं। दरअसल छोटे छोटे मुड़े हुए वर्गों या सिग्नेचर्स को एक साथ सिलकर और बांधकर किताब का एक मजबूत मुख्य ढांचा तैयार किया जाता है, जिस पर बाद में कवर चढ़ाया जाता है। और हाँ, मध्ययुग की किताबें आज के पेपरबैक की तरह हल्की फुल्की बिल्कुल नहीं होती थी। उस समय चर्मपत्र या वेलम इस्तेमाल होता था, जो नमी के कारण स्पंज की तरह फूल जाया करता था। इसी समस्या से बचने के लिए भारी लकड़ी के कवर बनाए जाते थे, और किताब को मजबूती से बंद रखने के लिए धातु के लॉक या स्ट्रैप्स लगाए जाते थे। मतलब ये सिर्फ कोई सजावट नहीं थी, बल्कि उस वक्त की तकनीकी मजबूरी थी। अब समय में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और पहुंचते हैं औद्योगिक क्रांति के दौर में। देखते हैं कि ऑफसेट के युग में बड़े पैमाने पर छपाई कैसे मुमकिन हुई। क्या हमें पता है कि आधुनिक मशीनों से पहले छपाई कैसे होती थी? जवाब है लिथोग्राफी। ये एक ग्रीक शब्द है जिसका मतलब होता है पत्थर से बनी छवि। यह तकनीक एक बहुत ही सरल और मज़ेदार वैज्ञानिक सिद्धांत पर काम करती थी: तेल और पानी का एक दूसरे से दूर भागना। इसी साधारण से विकर्षण के नियम ने प्रिंटिंग की दुनिया की पूरी तस्वीर बदल कर रख दी। कहते हैं ना, इतिहास की कुछ बड़ी खोजें महज इत्तेफाक होती हैं। साल 1901 में इरा वॉशिंगटन रूबेल नाम की एक प्रिंटर मशीन में पन्ना डालना ही भूल गए। नतीजा, स्याही सीधे रबर के रोलर पर लग गई और अगले पन्ने पर छप गई। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि धातु की तुलना में रबर से छपी छवि कहीं ज्यादा साफ और शार्प थी। बस इसी एक आकस्मिक घटना ने पेपर ऑफसेट प्रिंटिंग को जन्म दे दिया। और उसी एक गलती का शानदार नतीजा है आज की आधुनिक ऑफसेट प्रिंटिंग तकनीक। आज भी बड़े बड़े अखबारों, पत्रिकाओं और किताबों की भारी मात्रा छापने के लिए यही सबसे बढ़िया तरीका माना जाता है। इसमें इमेज को सीधे पन्ने पर नहीं छापा जाता, बल्कि प्लेट से रबर ब्लैंकेट पर और फिर वहां से पन्ने पर ऑफसेट किया जाता है। अब छपाई तो हो गई, लेकिन कमर्शियल स्तर पर इन लाखों करोड़ों पन्नों को एक साथ कैसे जोड़ा जाता है? आइए समझते हैं। अगर कोई भारी और टिकाऊ हार्ड कवर किताब है, तो उसके लिए स्मिथ स्विंग तकनीक एकदम परफेक्ट है। इसमें पन्नों के मोड़ के बीच से सिलाई की जाती है, जिससे किताब पूरी तरह से फ्लैट खुल जाती है और सालों साल खराब नहीं होती। इसके उलट परफेक्ट बाइंडिंग होती है, जो मैगजीन या पेपर बैग के लिए इस्तेमाल होती है। इसमें पन्नों के किनारों को खुरदुरा करके मजबूत गोंद से सीधे कवर के साथ चिपका दिया जाता है। ये तरीका बहुत तेज और किफ़ायती होता है। और मैनुअल्स या रिपोर्ट के लिए वाया बाइंडिंग का इस्तेमाल होता है, जिससे किताब पूरी तरह फ्लैट खुलती है और 360 डिग्री आसानी से घूम सकती है। इसमें छोटे दस्तावेजों के लिए 3:1 पिच का इस्तेमाल होता है, यानी 1 इंच में 3 छेद।
और वहीं बड़े दस्तावेजों के लिए 2:1 पिच यानी 1 इंच में 2 छेद वाली तकनीक अपनाई जाती है। अब भारी भरकम मशीनों और प्रिंटिंग प्रेस से निकलकर आते हैं आज के आधुनिक डिजिटल दौर में। कैंची, गोंद और कागज से बनाए जाने वाले पुराने DIY हैंडमेड डिजाइनों के दिन अब लगभग लग चुके हैं। आज हर कोई अपना खुद का प्रोफेशनल डिजिटल कैलेंडर डिजाइन कर सकता है। वैसे तो पेशेवर डिज़ाइनर अक्सर कोरल ड्रॉ जैसे एडवांस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि 2026 का एक पूरा शानदार वॉल कैलेंडर बिल्कुल शुरुआत से सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का उपयोग करके भी डिज़ाइन किया जा सकता है। चलिए इसका प्रोसेस समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं एक सही कैनवस चुनने से। इसके लिए पेज का आकार बड़ा चुना जाता है, जैसे कि A3 साइज। उसके बाद मार्जिन को नैरो यानी पतला कर दिया जाता है। ऐसा करने से डिज़ाइन और तारीखों के लिए स्क्रीन पर ज़्यादा से ज़्यादा जगह मिल जाती है। कैनवस सेट करने के बाद बारी आती है हेडर को आकर्षक बनाने की। फ्री फॉर्म शेप्स और एडिट पॉइंट्स टूल का इस्तेमाल करके डिज़ाइन में बढ़िया कर्व्स और वेव्स जोड़े जाते हैं। इसके बाद कोई भी मनपसंद बैकग्राउंड तस्वीर या कंपनी का लोगो डालकर इसे एक बेहद प्रोफेशनल लुक दिया जा सकता है। अब आता है सबसे दिलचस्प हिस्सा, कैलेंडर का ग्रिड। पूरे महीने की तारीखों और दिनों को एक परफेक्ट लेआउट में सेट करने का एक जादुई फॉर्मूला है, और वो है 31x18, मतलब 31 कॉलम और 18 पंक्तियों वाली एक टेबल। यही वो बुनियादी स्ट्रक्चर है जो कैलेंडर को एकदम सही आकार देता है। टेबल बन जाने के बाद इसका लॉजिक समझना बहुत आसान है। सबसे ऊपर रविवार से शनिवार तक सप्ताह के दिन सेट किए जाते हैं, फिर 1 से 31 तक की तारीखें डाल दी जाती हैं। सप्तांत को अलग से दिखाने के लिए लाल रंग से हाईलाइट किया जाता है। और सबसे अच्छी बात क्या है, एक बार ये बन गया तो इसे बचे हुए 11 महीनों के लिए आसानी से कॉपी और पेस्ट किया जा सकता है। लेकिन एक मिनट, अगर इस टेबल को ऐसे ही छोड़ दिया तो ये किसी उबाऊ स्प्रेडशीट जैसी लगेगी, है ना? इसलिए जैसे ही नो बॉर्डर्स चुनकर अंदर की ग्रिड लाइंस को हटाया जाता है, ये लेआउट तुरंत एक बेहद साफ, प्रोफेशनल और आधुनिक कैलेंडर में बदल जाता है, जो प्रिंट होने के लिए पूरी तरह तैयार है। तो देखिए, प्राचीन रोमन वैक्स टैबलेट और भारी लकड़ी की किताबों से शुरू हुआ ये सफ़र आज हमारे कंप्यूटर स्क्रीन और कस्टमाइज्ड 2026 डिजिटल कैलेंडर तक आ पहुंचा है। अब सोचने वाली बात यह है कि जानकारी को सहेजने का अगला स्वरूप क्या होगा? क्या भविष्य 2026 के किसी नए कैलेंडर ऐप डेवलपमेंट में छिपा है, या फिर कुछ और भी क्रांतिकारी होने वाला है? इसी दिलचस्प सवाल के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ इस सफ़र में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।